रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। Okay, got it. ज्ञान तीर्थ में आपका स्वागत है। तो मैं आपका Thank you for दर्शकों की ओर having से me. तहे दिल से स्वागत और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करें। तो ये Thank you for having me. Thank you. इंटरव्यू कम पॉडकास्ट माना जाएगा ये। तो Okay. सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो आप मैडम ये बताइए कि आप जो है आपका सिलेक्शन हो गया है सब इंस्पेक्टर में। तो आपको ये सब इस खबर को सुन के और इस पूरी प्रोसेस में खुशी हो रही होगी, कितनी खुशी हो रही है पहले ये बताइए। खुशी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, क्यों? बस इतनी ज्यादा खुशी की बात नहीं है। नॉर्मल सी बात है। हाँ, बस इतनी सी खुशी हो रही है कि मेरी पहली एक जॉब लग गई है, हम्म। जिसके बारे में बहुत दिनों से सोच रखा था कि एक जॉब लग जाए। जब नौकरी नहीं थी उस टाइम यही सोचते थे, बस कोई जॉब मिल जाए, चपरासी की मिल जाए, बस मिल जाए एक जॉब। तो ये सोच के तो बहुत खुशी हो रही है कि चलो एक जॉब हो गई फाइनल। कैमरा थोड़ा सा ऊपर करिए। लेकिन ओके, हम्म। नाउ इट्स फाइन। हाँ, ठीक। हाँ, तो लेकिन आपकी पहले भी ऐसा तो नहीं जॉब है। थी। आप जरा बताइए उसके बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर अभी तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर बता देती हूँ। हम्म। फिर पहले वाली जॉब के बारे में बाद में बात कर लेंगे। हम्म। तो आपने बोला है ना कि खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। और बस थोड़ी-सी अब आगे की टेंशन भी है साथ में कि आगे क्या होना है इसमें। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में काफ़ी सुन रखा है कि बहुत ही मुश्किल रहती है। जैसे भी रहेगा अब तो पता चलेगा, बट थोड़ा-सा फैमिली को छोड़ के दोबारा से एक नई शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बस इसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा-सा डर भी है और खुशी तो है ही। तो यही सब फ़ील हो रहा है। तो आप पहले इससे पहले जो जॉब करते थे उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, मैं इससे पहले मैंने प्राइवेट में जॉब करी थी, एक स्कूल में मैं पढ़ाती थी साइंस और मैथ्स। हम्म। तो पानीपत में एक स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ाती थी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा अलग-सा रहा। पहली जॉब थी वो मेरी एज़ कोई भी जॉब में वो सबसे पहली जॉब थी, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। हम्म। तो इसलिए थोड़ा-सा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था उसमें हम्म। एडजस्ट करना। हम्म। लेकिन मैंने वहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा भी है और उसी से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे प्राइवेट में इस तरह से जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मुझे वो उतना सूट नहीं कर रही थी मेरे लिए, मेरे नेचर वाइज़ या जो भी कह सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के वहाँ का जो एक्सपीरियंस था उसको सोच के ही मैंने डिसाइड किया। आपने मुझे पुश किया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। और आपने जो मुझे पुश किया इस चीज़ के लिए, तो मैं आपका इसमें बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी कि अगर आप मुझे उस टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं कराते कि इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो कि मुझे लगता था कि नहीं है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत स्ट्रेस में थी। तो वहाँ से ही मुझे ये अ, पुश मिला, एक नया एक रास्ता मिला कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ़ में आगे। तो उसमें मेरा मैं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और मेरे कुछ थोड़े से टफ एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, लेकिन वो सब ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए। तो मैं कहूँगी कि मुझे पहली जॉब से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी नहीं हैं। इसलिए वो जॉब उस वे में है। इस जॉब को फिर लेकिन मैं नई फिर आपने शुरुआत की तरह देख रही एडमिट हूँ। की तैयारी फिर कैसे की गवर्नमेंट जॉब के लिए? फिर आपने क्या किया था उसके बाद में? उसके बाद में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं फैमिली और जॉब दोनों को एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहा था। मेरा एक बेबी भी है छोटा, तो सारी चीज़ों को जॉब पर भी जाना है और बच्चे को भी देखना है, घर को भी सँभालना है, वो सब नहीं हो पा रहा था। उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में। तो ये सब ध्यान में रख के मैंने फिर यही डिसीज़न लिया कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरा थोड़ा-सा टाइम था ऐज में, मैं एलिजिबल थी। तो मैंने 1 या 2 साल का टाइम सोच के स्टार्ट किया था। 1 साल का ही किया था वैसे तो। मैं ये सोचा था मैं बस 1 साल ट्राई करूँगी। लेकिन
उसके बाद तो कोविड आ ही गया, तो वो चीज़ थोड़ी पुश हो गई 1-2 साल के लिए, फिर आपने 2-3 साल कोचिंग के की लिए। या फिर क्या किया उसके लिए, क्या सोर्स रहा आपका? एक्सक्यूज़ मी? आपने कोचिंग की उसके लिए या फिर क्या सोर्स रहा आपका, नहीं, कैसे नहीं, मैनेज मैंने किया? कोचिंग नहीं करी है। मेरा जितना भी प्रिपरेशन रही है, वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है और आपने मेरी हेल्प करी है ज्ञानतीर्थ के थ्रू, ज्ञानतीर्थ के वीडियोज़ देखकर, और आपका जो ऑफ़लाइन भी सपोर्ट रहा मेरे साथ। क्योंकि जितनी भी प्रिपरेशन का टाइम था, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। शुरू से ही मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड में ही मेरा ग्रेजुएशन रहा है। उसी से मैंने स्टडीज़ करी हैं अपनी। और उसके बाद जब मुझे ये लगा कि मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, मैं टेक्निकल में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उस टाइम पर ये रहता था कि इंजीनियरिंग में बहुत जॉब्स हैं और बहुत अच्छा स्कोप भी था, लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा, वो स्कोप कम होता चला गया और समय के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये स्कोप अब आगे टेक्निकल में मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, विद फैमिली मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी। मेरे लिए पर्सनली भी फैमिली में रहते हुए जॉब करना भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो टेक्निकल फील्ड में ही, कोर फील्ड में हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि दोनों लोग एक साथ एक ही तरीके की जॉब नहीं कर सकते हैं। तो एक जने को थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा, ताकि फैमिली भी मैनेज हो जाए और आपका सब सारा कुछ मैनेज हो जाए प्रॉपर, और बच्चे आपने की भी फिर देखभाल हो जाए उसके साथ में। साथ ये में सोच ही के फिर मैंने नॉन टेक्निकल के आपने लिए ट्राई केवल किया। सब इंस्पेक्टर के लिए ही की है या फिर उसके साथ में आपने कोई और भी ऑप्शन, जैसे टीचिंग वगैरह उसके लिए, जैसे बीएड वगैरह कुछ वो भी किया था, या क्या कब रहा था, ये कैसे किया था? हाँ जी, जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने टेक्निकल तैयारी छोड़ी थी, तो मैंने सबसे पहले तो बैंकिंग वगैरह के लिए और एसएससी के लिए तैयारी शुरू की थी, जिसमें मैंने बिना कोचिंग के ही घर बैठे ही फैमिली में रहते हुए सेल्फ स्टडी से ही, केवल किताबों से, उस टाइम पर इंटरनेट की भी सुविधा मेरे पास नहीं थी, तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी बस ऐसे ही। और उससे मुझे 2-3 साल के बाद थोड़ा-सा मुझे इसमें सफलता मिलने लगी और मैंने एसएससी का प्री भी क्लियर किया, मैंने बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू तक लेवल तक मैं पहुँची हूँ। लेकिन अंत में जाकर मेरा 1 डेढ़ नंबर से ही हर बार मेरा जॉब मेरी छूट जाती थी। मैं नहीं उसको क्लियर कर पा रही थी, क्योंकि जहाँ पर सारे बच्चे बहुत पुश कर रहे थे, बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, कोचिंग्स वगैरह की हेल्प ले रहे थे, वहाँ पर मेरे पास वो सब ऑप्शंस नहीं थे। और उसके साथ-साथ मुझे फैमिली में भी अपना देखना था, मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसके हिसाब से मैं नहीं उतना मैनेज कर पा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने कंसीव कर लिया और उसके बाद मेरी जो प्रिपरेशन थी वो 1-2 साल के लिए रुक गई। तो जब मैंने दोबारा शुरू करी है, तो मैंने टीचिंग में, मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइवेट में जॉब करी है, तो वो जॉब मैंने जब मेरा बेटा 1 डेढ़ साल का था तब शुरू की थी और 1 साल ही मैंने वो जॉब करी और ये सोचकर कि मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग में जगह भी निकल रही थी, यूपी में भी बहुत योगी जी ने बहुत सारी जगह निकाली थी, तो उस समय मुझे ये लगा कि मुझे बहुत आसानी से एक जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कुछ भी उसमें ज़्यादा मेहनत करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है और मैं जॉब के साथ-साथ ही बीएड में भी मैंने अप्लाई कर दिया था बीएड करने के लिए। तो उस समय पर जब मैं जॉब कर रही थी, उसी समय पर मेरी बीएड भी चल रही थी और 2 साल में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट की और उसके बाद मैंने सारे जितने भी टेट एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे आपके सीटेट हैं, यूपी टेट हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स टीचिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे मैंने दिए, सारे एक ही बार में मैंने क्लियर किए और फिर मैंने इंतज़ार करना शुरू किया कि शायद उसमें कोई वैकेंसीज़ आएँ, जितनी भी यूपी एडेड की या जो भी वैकेंसीज़ रहती हैं, वो सब के लिए मैंने ट्राई किया। लेकिन उसके साथ-साथ ही जब मुझे ये पता चला कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उसमें और भी स्कोप है। जैसे-जैसे मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, मुझे मतलब धीरे-धीरे पता चलता गया कि इसमें और भी एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने जिस महीने मैंने जॉब छोड़ी थी, जनवरी 2019 में, उसी महीने एक चकबंदी अधिकारी करके एक जॉब का ऑफ़र मुझे, मतलब एक नोटिफ़िकेशन आया हुआ था उस समय पर, जो मैंने सबसे पहला फ़ॉर्म अ, अपनी जॉब के बाद सबसे पहला फ़ॉर्म मैंने भरा था। तो वो जॉब मैंने ये सोच के कि चलो अब से नॉन टेक्निकल की तैयारी शुरू करते हैं, अब मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मैं पूरी तरीके से अपनी तैयारी को एज़ अ गवर्नमेंट जॉब ही करूँगी, चाहे उसमें मुझे टीचिंग में मिले या मुझे
कोई भी सरकारी जॉब मिले या मुझे किसी में भी मिले, मैंने ये नहीं सोचा था कि किसमें करनी है और उस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। तो उसमें जैसे आपने बताया कि आपको हमारे स्टडी मटेरियल से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो जी, उसमें जी। उस स्टडी मटेरियल में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ से हुआ? कौन-सी चीज़ जो है वो आपको आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करी? क्योंकि आपने इसके अलावा भी कोई और सोर्स था आपका? क्या था? ज़रा बताइए। ऐसा था जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन और एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय तो जो नॉर्मल बुक्स रहती हैं हमारी लूसेंट है या फिर अरिहंत की जो प्रिपरेशन बुक्स आती हैं नॉर्मल वाली, हुँ, मैंने बस उन्हीं के नोट्स वगैरह किए थे और उन्हीं के क्वेश्चंस वगैरह लगा रखे थे। तो वो एक स्ट्रैटेजिक रहता है ना कि आपको एक तरफ से शुरू करना चाहिए सिलेबस को और कंप्लीट करते जाना चाहिए और आपके एक कंटिन्यूटी बनती है आपके दिमाग में, वो नहीं बन पा रही थी। जिसकी वजह से मुझे उसकी प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम्स में आती थी, मुझे दिक्कत आती थी। हालाँकि मैं रीज़निंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी, लेकिन जहाँ तक जीएस का सवाल है, जीएस मेरी बहुत ही वीक थी क्योंकि मैंने उसे कभी पहले पढ़ा नहीं था और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मुझे जो नोट्स मिल जाते थे, मैं उनको बस तैयार करके चली जाती थी। हुँ, अगर कुछ क्वेश्चन्स आते थे, तो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी, नहीं तो मेरे जीएस की वजह से ही हुँ, मुझे हमेशा परेशानी आती थी। लेकिन जब मैंने नॉन टेक्निकल की तैयारी शुरू की है, जिसमें मैं ये बार-बार मेंशन करना चाहती हूँ कि आपके जो नोट्स थे जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो हैंड रिटन नोट्स हैं सर के, तो वो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप या तो टेलीग्राम से या जैसे भी सर लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको अवेलेबल हो जाएँगे। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़िए और देखिए कि वो कितने ज़्यादा आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। ये नोट्स जो थे वो आपने बहुत ही मेहनत से घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, यूपी में जनरली क्वेश्चंस जो है रिपीट रहते हैं, तो आपने वहाँ से ही नोट्स को प्रोवाइड कराया मुझे और मैंने बस वही आँख बंद करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और साथ ही साथ मैंने एनसीईआरटीज़ को भी पढ़ा, जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ रखा था। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि नोट्स के साथ-साथ मेरे साथ जो कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई हुँ, और मुझे आइडिया लग गया कि कौन-सी चीज़ कहाँ फिट इन हो रही है। सब चीज़ें अपने-अपने प्लेस पर फ़ॉल करती चली गईं और मुझे थोड़ा-सा क्लैरिटी आ गई हुँ, और जब मैंने एग्ज़ाम्स को देना स्टार्ट किया लगभग 6 महीने बाद, तो हुँ, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस फ़ील हुआ और हुँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 एग्ज़ाम दिया है, मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं और मैं बहुत एग्ज़ाम्स में मैंने असफलता भी पाई है। परंतु एक मोटिवेशन का एक फैक्टर था, तो उसने मुझे हमेशा प्रिपरेशन के लिए हमेशा पुश किया और मैं आगे जाके सफल रही। तो एसआई के लिए आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी या फिर केवल जो है जो आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे थे एसआई या अदर एग्जाम्स के लिए बीईओ या फिर लेखपाल या फिर लोअर पीसीएस वगैरह तो वो जी सर। सेम ही रही है उसके लिए कुछ अलग से भी किया था आपने एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए? एसआई के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि एसआई के बारे में 2019 से ही बातें मतलब यूट्यूब वगैरह पर वैसे भी चल रहा था कि भई ये जॉब इसमें निकलने वाली हैं वैकेंसीज़, तो हम लोग प्रिपेयर्ड हो रहे थे थोड़ा-थोड़ा मन में हमने सोच रखा था हुँ, कि एक बार इसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे और ऐसा सुनने में आता था कि इसका रिटन इतना मुश्किल नहीं है जितना फिज़िकल है, तो हमें इतना तो कॉन्फिडेंस था कि शायद हम रिटन को आसानी से क्लियर कर पाएँगे। तो उतना हमने उस समय पर नहीं 2019 के समय पर हमने उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे ही नोटिफ़िकेशन आया, हमने फॉर्म वगैरह फिल किए, उसके बाद हमें लगने लगा कि भई अब प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। हालाँकि हमारा जीएस का पोर्शन चल रहा था, लेकिन उस एग्ज़ाम में और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो हमारा जो फ़ोकस जब एसआई के ऊपर ही आया, जब हमारा वही एग्ज़ाम था और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये एग्ज़ाम्स दिया एसआई का, उसी समय पर मैंने 8 से 10 और एग्ज़ाम्स एक ही 2-3 महीने के अंतराल पे दिए थे, जो कि मेरे ज़्यादा क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने फिर भी दिए और उससे मुझे क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन रही हैं, जैसे जीएस का पोर्शन रहता है, रीज़निंग का पोर्शन है, क्वांटिटेटिव का पोर्शन रहता है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब चीज़ें कुछ में कॉमन रहती हैं, बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहता है। तो जितना भी एग्ज़ाम्स की जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो आप सिलेबस को अपने साथ रखिए और उसमें से बस चेक करते रहिए कि आपके इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और उसी के अनुसार आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। कोशिश करिए अगर आपके 2 या 3 एग्ज़ाम एक साथ आ रहे हैं, तो उनमें से जो-जो कॉमन चीज़ें हैं, उनको ओके, आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए और एग्ज़ाम वाइज़ अलग-अलग समय पर उन चीज़ों को जो-जो एक्स्ट्रा हैं, उनको हुँ। आप उसी समय पर प्रिपेयर करिए। तो अच्छा ये यूपीएसआई के लिए मूल विधि जो हुँ, थी, हाँ, उसको मूल मुझे बिंदु। उसी समय के लिए प्रिपेयर करना पड़ा था और
उसके लिए मैंने लास्ट टाइम पर ही रखा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से मेरे दूसरे एग्ज़ाम्स अफ़ेक्ट हों। बिल्कुल सही। तो स्पेसिफिकली जो मैंने प्रिपरेशन यूपीएसआई के लिए करी थी, वो मैंने मूल विधि दी और जितने भी ये एक्ट्स वगैरह रहते हैं, हुँ, उनके लिए की थी। बाकी तो सब नॉर्मल था और फिज़िकल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि फिज़िकल में मैं क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा भी है, तो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था कि मैं उस चीज़ को करती क्योंकि फिज़िकल में आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना रहता है और एक टाइम फिक्स रहता है आपका 16 मिनट का, उसमें आपको कंप्लीट करनी होती है दौड़। तो क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मुझे पहले से ही पता था 2019 से कि मुझे जो वीक पॉइंट आएगा मेरा वो दौड़ का रहेगा, रनिंग का रहेगा मेरा। तो क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी-सी परेशान थी, तो मेरे फैमिली ने भी मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ही एनकरेज किया और मुझे भी लगा कि मैं ट्राई ज़रूर कर सकती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पहली बार दौड़ना मैंने शुरू किया, तो मैं 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाई लगातार और उसके बाद तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि ये तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो मैंने ज़्यादा फ़ोकस अपना रनिंग के ऊपर ही रखा। मैं रेगुलर रनिंग करती रही, हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा उस समय पर आइडिया नहीं था कि इसमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे स्ट्रेचिंग रहती है और भी चीज़ें हैं। तो मैं बस रनिंग करती रहती थी रेगुलर। कभी-कभी बीच में छूट भी जाती थी जैसे आप बीमार हो जाते हैं या मौसम खराब है। नहीं तो आप अगर 8-10 दिन बाद भी दोबारा से शुरू करते हैं, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लगे रहते हैं, तो वो हो जाएगी। तो तो उसके लिए मेरा ज़्यादा आपने फ़ोकस था कुछ अलग से रनिंग के डाइट ऊपर। वगैरह ली थी या वही सेम ही खाना जो आप लोग रेगुलर खाते हैं वही खाते रहे? जी, उसके लिए मैंने 2-3 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखा। रेगुलर खाना तो आप पोषक खाना खाइए, वो तो आप वेजिटेबल्स वगैरह बाहर का खाना कम खाएँगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन जो उसपे ध्यान देने वाली चीज़ जो मैंने रखी, एक तो दौड़ से पहले स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है और दौड़ करने के बाद भी करनी है, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो मुझे 2-3 महीने पहले ही पता चली एक्चुअल रनिंग होने से पहले। तब तक मुझे पता नहीं थी, तो मुझे थोड़ा-सा परेशानी ज़्यादा रहती थी, पैरों में दर्द भी रहता था। और मुझे जब दोबारा से शुरू करना होता था दौड़ को, तो मैं बहुत एक डिस्करेज हो जाती थी। मुझे लगता था कि अरे! अब फिर वही 4-5 दिन पेन रहेगा, बहुत परेशानी होगी, ये चीज़ मुझे महसूस होती थी। लेकिन जब मैंने स्ट्रेचिंग वाली चीज़ को शुरू कर दिया, उसके बाद मुझे इतना इम्प्रूवमेंट लगा मेरी दौड़ में बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुआ और जो गोल मैं पिछले 1 साल में अपना अचीव नहीं कर पा रही थी, वो मैंने लगभग 15 दिन में अचीव कर लिए। तो सबसे ज़्यादा पैरों की डिफरेंस जो सिकाई हुआ, वो वगैरह तो स्ट्रेचिंग से सिकाई हुआ। और मालिश ये भी फ़ायदेमंद रहती है बहुत ज़्यादा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गरम पानी से आप सिकाई करिए, मालिश करिए तेल से और मसाज वगैरह और स्ट्रेचिंग ये सब अगर आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा खाने-पीने में आपको कुछ नहीं है तो आप खजूर खाएँ, केले खाएँ और चने खाएँ। इस तरह की चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही एनर्जी देने वाली होती हैं और हल्की होती हैं, उनको ज़रूर डाइट में शामिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं आएगा खाने में, आप जो लेकिन है आपको एनर्जी बहुत महसूस पड़ेगी। जो घर पे बहुत आप एनर्जी दौड़ का लगाती थी, डिफ़रेंस आता है। वो जो है और कॉम्पिटिशन में जो आपको दौड़ लगानी थी, आप घर पे भी उतना ही कर पा रही थी या उससे कम कर पा रही थी जब आप फाइनल में घर गई? पे एक डिफरेंस जी, जी। असल में डिफरेंस क्या था मेरे यहाँ घर के पास कोई भी ऐसा पार्क नहीं है, जो मिट्टी का हो जहाँ पर रनिंग आराम से हो जाए। तो मुझे मजबूरी में सड़क पे ही दौड़ना पड़ता था। मेरे घर के पीछे जो सड़क थी उस पे मैं दौड़ती थी। तो सड़क पे दौड़ने से परेशानियाँ आती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और आपकी स्पीड भी नहीं बनती है और आपको समय भी ज़्यादा लगता है। तो उससे मैंने ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, तो मेरा टारगेट एक्चुअल में कभी भी एक बार हुआ था बस कंप्लीट, जो टारगेट मैंने टाइम लगा के रनिंग करी थी, अदरवाइज़ कभी भी टाइम से कंप्लीट ही नहीं होता था। हुँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि जब मैं ग्राउंड में जाकर दौड़ूँगी तो मुझे ज़रूर इससे कम ही आसानी मतलब आसानी रहेगी, इतनी मुश्किल नहीं रहेगी दौड़ने में। जो पुश है, जो एस्फॉल्ट जिस पे हम दौड़ते हैं उससे जो परेशानी आती है वो मिट्टी पर नहीं आती है, थोड़ा-सा डिफरेंस रहता ही है। हुँ। और एक और चीज़ थी जो मुझे हुई दिक्कत कि मैं जनरली सुबह दौड़ती थी, लेकिन जो मेरी रनिंग हुई थी वो शाम के समय पर थी, उससे मुझे थोड़ी-सी परेशानी हुई थी। तो कोशिश करें कि सुबह या शाम में अल्टरनेट करते रहें थोड़े-थोड़े समय बाद ताकि आपको दोनों समय की प्रैक्टिस बनी आदत रहे। आदत बनी रहे। जी, अच्छा जैसे एसआई में दौड़ होती है, उसके अलावा जो है जी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फिज़िकल नाप वगैरह होती है और उसके बाद में अभी आपका वो भी हो चुका है मेडिकल भी हो चुका है और जी। क्या बोलते हैं उसे जो घर पे आके वो चेक करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे? पुलिस
पुलिस वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है, तो वो जी, सब जी, जी। प्रोसेस क्या-क्या होता है, आप ज़रा संक्षेप में बता दीजिए? जी, जी। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम देना है, रिटन एग्ज़ाम होता है। हुँ, सब पहले आप अपना रिटन एग्ज़ाम सबसे अच्छे से दीजिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर आपका वही क्लियर नहीं है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है और अल्टीमेटली जो मेरिट बनेगी, वो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर आपसे ही बनती बनती है। है, हुँ, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़रेंस कर देता है लोगों के बीच में। तो आपको जो सारा फ़ोकस सबसे पहले रखना है, वो एग्ज़ाम्स के ऊपर ही रखना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर रखना है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तब ये सब प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप केवल रनिंग करते तो रहेंगे, फिज़िकल पढ़ाई नहीं फिज़िकल करेंगे, के बारे में तो भी भी कोई पढ़ाई फ़ायदा से नहीं पहले है। नहीं सोचना है? जी? फिज़िकल के बारे में भी पढ़ाई करते हुए नहीं सोचना है क्या आपको? नहीं, नहीं, ऐसा है केवल फ़िज़िकल पर फ़ोकस मत करिए। हुँ, मेरा कहना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पर 80% फ़ोकस रखना चाहिए और अगर आप फ़िज़िकल साथ-साथ कर रहे हैं, तो 20% फ़ोकस रखना चाहिए। कोशिश करिए कि पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस रखें क्योंकि पढ़ाई ही आपको फर्स्ट स्टेज को क्लियर कराएगी और अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पर भी पढ़ाई वाले मार्क्स ही आपको डिफरेंशिएट करते हैं। हुँ, तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरा फ़ोकस फ़िज़िकल पे डाल देते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, फिर सब सोते कुछ रहते करते हैं हैं, पूरे दिन। बस पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो फर्स्ट स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं। हुँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको बहुत ही पक्का कर लीजिए। बहुत अच्छे से आपके सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी क्वेश्चन्स पहले आए हुए हैं, वो आप मॉडल पेपर लगा लीजिए। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उनको लगा लीजिए। आपके टिप्स पे सारी पॉइंट्स होने चाहिए और आपको ये कोशिश करनी है कि जितने भी एग्ज़ाम साथ में आ रहे हैं, उनके साथ-साथ इसकी भी प्रिपरेशन को उतने ही इम्पोर्टेंस देनी है, जितनी आप अदर एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा-सा फिज़िकली हेल्दी रहेंगे, तो वो आपकी प्रिपरेशन में ही हेल्प करेगा। तो ओके। उससे अच्छा क्या है कि थोड़ी-सी रनिंग आप रेगुलर कर ही रहे हैं, तो वो हुँ, दोनों काम करेंगे। आपकी फिज़िकल भी प्रिपरेशन हो रही है और आपकी पढ़ाई में भी हेल्प हो रही है। हुँ, और उसके साथ-साथ आपको ये देखना है कि जब पहला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपका पूरा फ़ोकस फिज़िकल पे चला जाना चाहिए। तब आपको एग्ज़ाम में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम लोगों ने जब एग्ज़ाम्स दिया, तो जब हमारा ये एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद हमारे और भी एग्ज़ाम्स थे। हुँ, तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं था कि हम खाली फिज़िकल पे पूरा ध्यान दे पाएँ, हमें और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी थी। तो हमारा दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती रहीं। जब एंड का टाइम आया 1 महीने या 2 महीने बचे थे रनिंग में, तब हमने उस पे पूरी तरह से फ़ोकस किया है। तो जब आपका रनिंग का समय आता है, तब आप उस पे पूरा ध्यान दे सकते हैं। आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, आप अपने फिज़िकली मसाज वगैरह जो भी रहता है, आप उस पे पूरा फ़ोकस करके आप उसको थोड़ा-सा रिगोरसली कर सकते हैं विद स्टॉपवॉच या जो भी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करने हैं, आपको लग रहा है कि आप कहीं पे लैग कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको शूज़ अच्छे नहीं मिले, जो भी चीज़ है, आप उस पे ध्यान दीजिए। लेकिन एग्ज़ाम से पहले नहीं, इतना ध्यान नहीं देना है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले खाली आपको रनिंग करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। एक आपका स्टैमिना बना रहे बस, इससे ज़्यादा हुँ, नहीं सोचना है। लेकिन हुँ, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आपको पूरी तरीके से इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि अब आपको फिज़िकल के लिए क्या-क्या चाहिए, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है और किससे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के जितने भी स्टेजेज़ हैं, वो तो स्टेप बाय स्टेप आते रहते हैं। जैसे कि उसके बाद आपका मेडिकल के बाद फिज़िकल का जो एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। फिर वो आपको मेडिकल के लिए बुलाते वेरिफिकेशन हैं। पहले होता है, ये तो सर। जी, जी, जी। कई बार होगा मेडिकल जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कई बार होता है। हुँ, तो एक तो रनिंग के टाइम ही होता है हुँ, हुँ, और उसके बाद एक बार फिर से होगा जब आपका मेडिकल होता है। उसमें भी 2 बार होता है। जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन भी होता है और फिर उससे अगले दिन भी होता है। हुँ, तो कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बाद जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस समय भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, अपने पास अपने आधार कार्ड और आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, जब भी जहाँ पर भी आपने पढ़ाई करी है, जहाँ पर भी आप रहे हैं, वहाँ का एड्रेस प्रूफ, ये हुँ, सब आपके पास हमेशा हर समय होना चाहिए जब आपके वेरिफ़िकेशन की बात आती है तब। तो आपको उस समय पर इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपको अपने पेपर्स तैयार करने हैं, आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट्स लेकर आने हैं, आपको अपने सारी मार्कशीट, सारे जितने भी सर्टिफ़िकेट्स हैं आपके, चाहे जाति प्रमाण पत्र हों, निवास प्रमाण पत्र हों, जितने भी हैं वो सब आपके पास फिज़िकल फ़ॉर्म में होने चाहिए, उनकी फ़ोटोस्टेट्स होनी चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उस समय पर। तो आपको उस समय इन चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, आप जो है आपके जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई सलाह देना चाहती हैं इसके लिए अलग से कुछ कहना चाहती हैं तो कहिए? मैं बस स्टूडेंट्स को इतना ही कहना चाहती हूँ कि
2 तरह से मैं इसमें कहना चाहूँगी। एक तो जो जनरली सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बस प्रिपरेशन करनी है, और एक ही चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन को बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे कोई सरकारी जॉब चाहिए, मेरा टारगेट ये है, तो प्लीज़ किसी भी अ, रुकावट की वजह से, किसी भी ज़िंदगी में कुछ भी आए आपके, तो उसकी वजह से उसका बहाना बनाकर या उसको एक एक्सक्यूज़ मानकर आप ये मत सोच लीजिए कि अब हम अ, अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको ज़रूर उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तो आपको टारगेट ज़रूर अचीव होगा। मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैंने भी बहुत फ़ील करी है। बहुत समय ऐसा फ़ील होता है कि हमारा एक भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं है कि हम इसमें कंटिन्यू कर सकें। तो हम किस बिला पर इसको शुरू करें और क्यों हम कंटिन्यू रखें? कई बार बहुत निराशा का भी समय आता है। तो उस पर ध्यान ना देते हुए आपको बस आँख बंद करके ये सोचना है कि मुझे बस प्रिपरेशन करनी है, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो। तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और गर्ल्स के लिए जो दूसरी बात है, मैं ज़रूर अलग से कहना चाहती हूँ कि आजकल के समाज में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ भी उनके लिए अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइए, अपने करियर को पूरी इम्पोर्टेंस दीजिए, बाकी चीज़ों के साथ-साथ करियर पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप आराम से कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपने आप को कभी भी ये मत समझिए कि हम कमज़ोर हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में डेडिकेशन है, तो आपके लिए सब लोग आज मना कर रहे होंगे, तो कल आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आ जाएँगे, और आपकी हेल्प हर तरीके से लोग करना शुरू कर देंगे जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि आप कैपेबल हो। तो आपको बस इंतज़ार करना है अपनी वर्थ को प्रूव करने का, और कोशिश करते रहना है, तो आप ज़रूर अचीव करेंगे अपने टारगेट्स को, और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपने अपना समय दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सर, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। अ अ, मैं इस इंटरव्यू में एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, हालाँकि सर ने मुझसे पूछा नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि ज्ञानतीर्थ चैनल है, और जो मृत्युंजय सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है और मुझे बहुत एनकरेज किया है, पुश किया है, और आज जो भी मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा जो 90% मैं उनका आभार मानना चाहती हूँ, जो उसमें पार्ट रहा है, वो सर का ही रहा है, और मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगी कि अगर वो मुझे पुश नहीं करते, मुझे एक रास्ता नहीं दिखाते, तो आज मैं जो भी अचीव कर कर चुकी हूँ, वो मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती थी। करना तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है। तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सर आगे भी बच्चों को इसी तरीके से एनकरेज करें, पुश करें, और मैं चाहूँगी आप सभी लोगों को कि प्लीज़ आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप वीडियोज़ को लाइक करिए, देखिए, आपको बहुत बहुत सपोर्ट और फ़ायदा मिलने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, और नोटिफ़िकेशंस को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ का भी पता चले, और ज्ञान तीर्थ चैनल का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।